हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बेटा यहाँ पे आप सभी के लिए लेकर आया हूं सबसे इम्पोर्टेंट वाला कवि का। आपको हम यहाँ बताने वाले हैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। जी हाँ, तीनों हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। बेटा किसका देखेंगे? मैथिली शरणगुप्त का। और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने सभी लेखकों का पढ़ा दिया था। ये बेटा अपना क्या है, कवि का है। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी शुरू कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि हर वर्ष बेटा 5 नंबर का, जी हाँ, 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्या है, वीडियो है। सो प्लीज आप लोग इसे वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका जो पीडीएफ है, आप एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किसको बेटा? एसकेएम स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। जाकर अच्छे से अपना आप पढ़िएगा। पूरा पूरा मैं वहां पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। किसी चीज की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम आपके साथ हैं। अगर आपको किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर लीजिए 9569 08 54 27 पे, चलेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग इनका थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, एक स्मरण तथ्य याद कर लेते हैं, जो कि आपको याद होना कंपलसरी है। देखिएगा, इनका साहित्यिक परिचय जानने से पहले तो आप जीवन परिचय के बारे में जरूर जानिए। वैसे जो जीवन परिचय होता है बेटा, ये आपके आर्ट वाले बच्चे लिखते हैं, जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं। साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो साहित्यिक परिचय लिखते हैं। कृतियां बेटा दोनों याद करते हैं, चाहे आप आर्ट से हो साइंस से हो, तो दोनों को याद करना है। चलिए थोड़ा बेटा शॉर्ट में देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। बेटा इनका जन्म जो हुआ था सन 1886 ईस्वी में। कहाँ पर बेटा? चीरगांव में। चीरगांव कहाँ बेटा? झांसी में है। जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर बेटा? उत्तर प्रदेश में है। तो इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर हुआ था, ऐसे लिखेंगे। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था। और इनके गुरु का नाम जिससे इन्होंने पढ़ाई किया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी था। इन्हें मुख्य रूप से किसके रूप में जाना जाता है बेटा? तो इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, और साथ ही साथ द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि भी माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में आ जाए द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है सर जी, तो मैथिली शरण गुप्त को डाल दीजिएगा ऑप्शन में। पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किए गए थे, तथा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कौन बेटा? मैथिली शरण गुप्त। इनकी मृत्यु जो है 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हो गया था। तो एक शॉर्ट में अगर देखें तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बेटा इनके हम लोग जीवन परिचय के बारे बारे में देखते हैं। अच्छा, जो जीवन परिचय बेटा आर्ट के बच्चे ही लिखेंगे। अगर आप साइंस के बच्चे तो मत लिखे ना, साइंस के बच्चे नहीं लिखेंगे, केवल आर्ट के बच्चे ही जीवन परिचय लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ये बात को। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चीरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचंद्र गुप्त था, जो स्वयं एक अच्छे कवि और परम भक्त थे, मतलब पूजा पाठ करते थे। साथ ही साथ क्या थे बेटा? वो भी एक कवि ही थे। पिता के संस्कारों का प्रभाव बालक मैथिली शरण पर पड़ा। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब जो पढ़ाई हुआ था घर पर हुआ था। जिन्होंने इन्हें स्वाध्याय स्वाध्याय मतलब खुद पढ़ाई करके हिंदी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया था, मतलब इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी बेटा मिला था। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान सपूत गोलोकवासी हो गया, मतलब इनकी बेटा मृत्यु हो गई। कब? 1964 ईस्वी में। तो ये बेटा जो जीवन परिचय है ये आर्ट वाले बच्चे याद कर लेंगे। और मैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपका हिंदी करवा रहा हूँ प्रतिदिन। आगे बेटा इनका साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे? मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी काव्य जगत के द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को एक शुद्ध, परिमार्जित और काव्यमयी रूप देने का ऐतिहासिक कार्य भी किया था। गुप्त जी के साहित्य का मूल स्वर देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना है। और सन 1912 में रचित इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई थी बेटा, कौन सा? भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के युवाओं को अभूतपूर्व क्या दिया बेटा?
राष्ट्र प्रेम को जगाया था, मतलब हमें अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, ऐसा इनकी किताब थी। मतलब थोड़ा-सा याद करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सर आप जो ये साहित्यिक परिचय बता रहे हैं, कला वाले छात्र याद करेंगे सर? बिल्कुल भी नहीं याद करेंगे। कला वाले छात्र बेटा बिल्कुल भी नहीं याद करेंगे। केवल जो साइंस वाले बच्चे रहेंगे, वही साहित्यिक परिचय याद करके जाएँगे, ये बात आप खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ सर जो आपने लिखा है क्या हम यही याद करें? नहीं, आपको ऐसे नहीं याद करना। आप अपनी भाषा में अपनी भाषा में याद करिएगा। जो भी स्टूडेंट है बेटा, वो अपनी भाषा में याद करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पे बता दिया, आप वही छाप के चले जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपनी भाषा में ही चीज़ों को याद करना है। जैसे यहाँ पे है मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी काव्य जगत के द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। तो आप लिख सकते हैं जो मैथिली शरण गुप्त थे वो आधुनिक हिंदी काव्य जगत के और के सबसे अच्छे कवि थे। साथ ही साथ द्विवेदी युग के भी वो सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं। मतलब इस प्रकार से अपनी भाषा में लिखिएगा। ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने याद किया सेम टू सेम लाइन याद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी भाषा में बेटा लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलता है। गुप्त जी के साहित्य का मूल स्वर से देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना था। इसको लिख सकते हैं कि जो महर्षि गुप्त जी थे, वो ज़्यादातर देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताते थे और हमें इसे सिखाते भी थे कि किस प्रकार से हमें अपनी देश के प्रति खड़ा होना रहेगा, उसको बचा कर रहना रखना होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सन 1912 में रचित इनकी एक पुस्तक थी, मतलब लिख सकते हैं कि इन्होंने सन 1912 में एक किताब लिखी जिसका नाम भारत भारती था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के समय देश के जो युवा थे उनमें राष्ट्र प्रेम जगाने का काम किया था। इस प्रकार से लिखेंगे जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। इनके काव्य की एक बड़ी विशेषता नारी भावना है। इन्होंने इतिहास की उपेक्षित नारियों जैसे साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और यशोधरा में बुद्ध की पत्नी बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चित्रण को समाज के सामने अत्यंत गौरवमयी रूप से क्या किया था बेटा? प्रस्तुत भी किया है। इनकी अब रचनाएं देख लेते हैं बेटा। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अगर हम रचनाएं की बात करें तो जो रचनाएं हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे इनका बेटा महाकाव्य है, जैसे साकेत है और यशोधरा, ये दोनों दोनों बेटा क्या है? महाकाव्य है। अच्छा, एक होता है बेटा विधा। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार। क्या होता है? रचनाओं को प्रकार को हम विधा कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत साकेत किस विधा की रचना है? क्या ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, अनुदित रचनाएं हैं, कहानी है, क्या है? तो आप बोलेंगे बेटा महाकाव्य है। साकेत और यशोधरा ये दोनों दोनों क्या है बेटा? मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, जो कि ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट को भर भर के आता है बेटा। खंड काव्य में मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का ये सब रचनाएं हैं, लेकिन ये रचनाओं के प्रकार जैसे खंड काव्य, अनुदित रचनाएं, महाकाव्य, तो ये खंड काव्य में आता है। जैसे कच्चा घर पक्का घर समझ लीजिए वो इसी प्रकार है। कच्चे मकान जानते क्या होता है ना? पक्के मकान जानते हैं? अरे गुरुजी वो पक्का वाला आम नहीं, ईंट बालू सीमेंट वाला, बजरी वाला। तो खंड काव्य जैसे भारत भारती है, पंचवटी है, जयद्रथवध है, नहुष है, सिद्धराज है, अनग है तथा किसान। एक सभी से बेटा क्या है? खंड काव्य है। इनकी अनुदित रचनाएं भी है, जैसे मेघनाथ का वध है, प्लासी का युद्ध है, इत्यादि इनके क्या है बेटा? हमारे अनुदित रचनाएं भी हैं। तो ये रहा बेटा मैथिली शरण गुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और इनकी प्रमुख कृतियां। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और मैथिली शरण गुप्त का जो यहाँ पे 5 नंबर का हर साल आता है, आप लोग बेटा इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ ऐप एसकेएम स्टडी पर मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।